औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। ये ऑनलाइन क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए जूम पर अरेंज की जा रही हैं जो एम कैच और ई कैच के बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं। और अब हम अपनी फिजिक्स की जो बुक्स हैं, इस बुक में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी एक्सरसाइज हैं, उन सबको ऑनलाइन जूम क्लासेस में सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन जूम क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 0309677677 पर आप मैसेज करेंगे तो आपको ऑनलाइन क्लास का पार्ट बनाया जाएगा। अब पहला सवाल जो हमारी किताब में दिया हुआ है, वो सवाल है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा सर? सबसे पहले हमारे पास इसकी प्रेजेंटेशन हमें पता हो किस तरीके से की जाती है और फिर उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने बेटा हेडिंग लगानी होती है डेटा, और डेटा के दो पार्ट होते हैं, गिवन और रिक्वायर्ड। इसी प्रेजेंटेशन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप भी उन स्टूडेंट्स में शामिल होंगे जिनके 90s में मार्क्स आएंगे। और हम ये चाहते हैं कि इंशाल्लाह हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स में इतने अच्छे मार्क्स आए कि एम कैट और ई कैट के साथ, और ये करवाने की वजह भी यही थी कि एम कैट और ई कैट के साथ मैं इंटर भी आपको अच्छा पढ़ाऊं ताकि आपके मार्क्स बेहतरीन आ रहे हो। तो गिवन में आपको दिया गया 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और रिक्वायर्ड में आपके पास क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड आपको मालूम करना है। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया जाता है सर? फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है F-32 डिवाइडेड बाय 1.8। या मैं पहली ही क्लास में आप लोगों को एक बात समझा दूं कि आप लोग जब साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हैं तो उसको यूज करने में भी बहुत एहतियात करना होता है। कभी कभी हम साइंटिफिक कैलकुलेटर गलत यूज करते हैं और आंसर्स हमारे गलत आ जाते हैं, पता तो चलता नहीं है हमें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबके सामने इस वक्त साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद होगा। अगर नहीं है तो आप उसको अरेंज कर लें, चूंकि एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको कराना चाह रहा हूं यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर पर। तो जैसे ही आप लोगों के हाथ में साइंटिफिक कैलकुलेटर आ जाता है तो मुझे जरा कमेंट में डन करो, ताकि फिर मैं आप लोगों को वो बात समझाऊं। जितने भी बच्चे इस वक्त जूम पर मेरे पास हैं, तो मरियम, उमामा, मनाल, किरा, ये सब लोग कह रहे हैं कि इनके हाथ में साइंटिफिक कैलकुलेटर आ चुका है। अब जरा अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पर आप ये लिखिएगा और मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा कि आंसर क्या आता है। इसी तरह लिखिएगा जिस तरह मैंने लिखा है बेटा, 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखिए और इसका आंसर बताइए कितना आता है। मरियम, मनाल, उमामा, निमरा, अनुषा, किरा, फायजा सब बता रहे हैं। इफ्रा, सामिया, ये लोग बता रहे हैं कि आंसर 6 आ रहा है। आपको इस आंसर को देखकर हैरत हो रही है या आपको लगता है कैलकुलेटर ने सही जवाब दिया? ये आंसर गलत तो नहीं है कहीं? सर, कैलकुलेटर का ये आंसर गलत आ रहा है, ये तो रॉन्ग है, आंसर 8 आना चाहिए। सर, कैलकुलेटर जो फॉलो करता है ना, उसको हम नाम देते हैं बेटा डिमास रूल। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। और आप जो फॉलो करते हैं उसमें पहले प्लस किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का कैलकुलेटर आपको आंसर 6 दे रहा था। चूंकि उसने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, वो 4 आया। 4 + 2 किया तो क्या आया? 6 आया। जबकि आप क्या सोच रहे थे? 2 + 2 करूंगा तो 4 आएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 8 आएगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? इसका मतलब कैलकुलेटर अगर इतनी सिंपल बात पे हमें धोखा दे सकता है तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन पे तो भरपूर धोखा देगा। अच्छा, अब जरा ये ट्राई करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर में। 2 ब्रैकेट लगाओ पहले, फिर लिखो 2 + 2, फिर ब्रैकेट बंद करो। हाँ नोशा बेटा, मैं रिपीट करता हूं। और अब मल्टीप्लाई करो 2 से। अब देखो क्या देता है कैलकुलेटर। अब आपका कैलकुलेटर आंसर 8 दे रहा है। इस झंझट से निकलने से बेहतर है कि आप स्टेप वाइज न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेशुमार न्यूमेरिकल्स हैं, बेशुमार कैलकुलेशंस हैं। और इन कैलकुलेशंस में सबसे बड़ा मसला हमारा यही आ जाता है कि सर हमें क्या पता हमने सही किया है या नहीं किया है। एंड में आगे पता लगता है कि यार यू आर डूइंग रॉन्ग।
ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है, हमने स्टेप वाइज सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, c इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। अब सॉल्यूशन में हम कहते हैं सर f की जगह क्या लगा दें, c की वैल्यू लगा दें, कितनी आ रही है 98.4, फिर माइनस कर दें और 32 लिखें। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे सर, हम कहते हैं इसके बाद अब 98.4 को जरा माइनस कीजिए 32 से। हर बच्चा कैलकुलेटर अपने हाथ में रखेगा, चूंकि जब तक हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं होगा तब तक हमें चीज समझ में नहीं आने वाली है। तो आप सब लोग अपने पास कैलकुलेटर जरूर रखेंगे बेटा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास सर, आंसर आ रहा है हमारे पास 66.4। इस 66.4 को जरा अब डिवाइड कीजिएगा आप 1.8 से, तो आंसर क्या आ रहा है 36.88 हमारा आंसर आ रहा है। अब अगर मैं इस सवाल का आंसर देखना चाहूं अपनी बुक में, जो बुक के लास्ट में बेटा दिया जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है सर, हमारे पास इसका आंसर यही आ रहा है 36 पॉइंट, ये 1.8 अनुषा फॉर्मूला का है। मैं एक बार फिर ये फॉर्मूला आपके सामने भेज रहा हूं, ये देखिएगा फॉर्मूला, एक मिनट दीजिएगा, ये बेटा फॉर्मूला, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये इसका आंसर यहां पर लिखा हुआ है 36.88। पहला पार्ट आप सब लोगों को समझ में आया, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, ठीक हो गया। आओ सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ बेटा जब चलते हैं इसके हम, तो पहले मैं आपको सवाल दिखा दूं कि सेकंड पार्ट में वो हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो भाई सेकंड पार्ट में वो कहता है एट व्हाट टेम्परेचर डू द फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कॉन्साइड। अब ये बड़ी खतरनाक बात हो गई कि सर डेटा में तो कुछ दिया ही नहीं है, और पूछ रहा है कि कितने टेम्परेचर पर फॉरेनहाइट और सेल्सियस स्केल आपस में कॉन्साइड करते हैं। तो आइए जरा आप इसके जवाब की तरफ चलते हैं। अब हम कहते हैं सर हम अपने डेटा में क्या लिखें, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सेंटीग्रेड बराबर आ रहा है फॉरेनहाइट के। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया C इज इक्वल टू एफ। C किसके बराबर हो गया, F के बराबर हो गया। ये वाला पॉइंट समझ में आया। अच्छा, मैं हर एक पॉइंट पे चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट करते रहो, तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ये पॉइंट क्लियर है, शाबाश। अब फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला था C इज इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। मैं कहता हूं कि सर इस C को तो मैंने F मान लिया है ना ऊपर, तो C की जगह F लिख सकता हूं बेटा मैं, या जो C है उसकी जगह F आ सकता है। यस सर बिल्कुल आ सकता है, इसमें हमें कोई एतराज भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये 1.8 यहां क्या हो रहा है सर, ये 1.8 तो यहां डिवाइड हो रहा है। जब ये 1.8 यहां डिवाइड होगा तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, मेरी आदत है मैं क्लास में जब बच्चों को कराता हूं तो उनसे चिखवाता हूं, बुलवाता हूं। अब मैं आपकी आवाज सुन तो नहीं सक रहा इस वक्त जूम क्लास में, लेकिन अज्यूम कीजिए कि मैं सुन रहा हूं, तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा कि ये 1.8 यहां पर डिवाइड हो रहा है, तो वहां क्या होगा सर, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई होगा। अब 1.8 जब f से मल्टीप्लाई हुआ तो 1.8 f बन गया, और ये f माइनस 32 था। ये f यहां पर प्लस हो रहा है, तो वहां क्या होगा सर, माइनस होगा। ये यहां प्लस हो रहा है मेरे बच्चों, तो वहां क्या होगा सर, माइनस होगा। तो इस f को उठा के मैं यहां ले गया और मैंने माइनस कर दिया। ये यहां पर 1.8 है और ये 1 है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो बेटा क्या होता है, 1 होता है। 1.8 में से 1 अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, 0.8। 1.8 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा बेटा तो क्या बचेगा, 0.8 बचेगा। और 0.8 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सर। अब जरा अपने कैलकुलेटर में -32 को डिवाइड करो 0.8 से और बताओ आंसर क्या आ रहा है।
आंसर आ रहा है -40। सबका आंसर आ रहा है -40। वेरी गुड। मरियम +40 नहीं, -40 बेटा। ठीक है, ये सवाल भी समझ में आ गया? जी सर, ये सवाल भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ सबका? शाबाश। अब आपने ना एक न्यूमेरिकल की अलग से कॉपी बनानी है और उस कॉपी में सारे न्यूमेरिकल एक साथ करने हैं। यकीन करो, जो हम ये काम करने जा रहे हैं उससे इंशाल्लाह अल्लाह की जात हम सबके साथ है, कोई भी हमें अपना मकसद हासिल करने से रोक नहीं सकता। भरपूर मेहनत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर, 11.2। ठीक है, 11.2 में क्या करना है सर? 11.2 में कहता है स्टील रॉड हैज अ लेंथ ऑफ exactly 0.2 centimeter at 30 degree centigrade. What would be its length at 60? ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल हमारे पास है बेटा लीनियर एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कैसे करना है और डेटा कैसे होगा। देखो, बुक के पीछे का न्यूमेरिकल है, इसलिए अल्फा की वैल्यू दी नहीं गई है। आपको अल्फा की वैल्यू याद नहीं करनी होती है, वो आपको मिलती है। ठीक है बेटा, अब हम वापस जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और ये हमें सवाल दिया गया है कि सर अल्फा की वैल्यू दी जाएगी, ये बुक से देखकर लिखी गई है, लेकिन आपको मिलेगी 11 एक्सपोनेंट -6 है। ठीक है, L1 कितना दिया हुआ है? 0.2। T1 कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपसे क्या मांगता है? चेंज इन लेंथ मांगता है, यानी कितनी बदली है बाद में। सबसे पहली कन्वर्जन क्या होगी बेटा? यहां पर सबसे पहली कन्वर्जन होगी कि सर ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो आप किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है, क्योंकि सेंटी का मतलब 100 होता है ना। सेंचुरी, 100 रन बनाने में सेंचुरी बोलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो आंसर आ गया 0.002। ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उसको केल्विन में ले जाएंगे। केल्विन में कैसे लेकर जाते हैं मेरे बच्चों? 273 प्लस करके, तो ये कितना आ गया? 303 केल्विन। ठीक है, इसमें प्लस किया तो 333 केल्विन आ गया। अब फॉर्मूला क्या था आपके पास? सर मुझे याद पड़ता है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा एल। नहीं अनुषा, चेंज किए बगैर सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड में ही सॉल्व करना होता है। अगर चेंज किए बगैर करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। हमें पूरे मार्क्स चाहिए, एक नंबर की भी गुंजाइश नहीं है कटने की। तो पूरे मार्क्स के लिए एक एक स्टेप आपको, इसलिए मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं बेटा। तो फॉर्मूला था डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू क्या है? 11 एक्सपोनेंट -6। एल की वैल्यू क्या है बेटा? 0.002। डेल्टा टी क्या होता है सर? फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो जरा मेरे साथ, डेल्टा की क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो गया 333 माइनस 300। आंसर 30 आपका होगा सर। आंसर तो 30 आया, उधर भी 30 था, उधर भी 30 है, लेकिन इस स्टेप के मार्क्स आपको मिलते हैं अलग से। अब आपने सॉल्व किया तो डेल्टा एल आया आपके पास 0.00000066 m। जब मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूं आंसर क्या है, तो बच्चे कहते हैं सर डेल्टा एल इज इक्वल टू बहुत सारे 0.66 m। तो इतने सारे आ रहे होते हैं, तो आप उसको एक्सपोनेंट में भी चाहो तो ले सकते हो। क्या आपका आंसर आ गया? यहां तक आधी से ज्यादा आवाम समझती है कि आंसर आ गया और वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आओ मैं जरा सवाल की तरफ दोबारा लेकर चलूं आपको। तो सवाल में वो क्या कहता है? सवाल में वो कहता है कि सर a steel rod has a length of exactly 0.2 centimeter at 30. What will be its length at 60? आपने मेरे बच्चों अभी तक क्या मालूम किया है? आपने तो ये मालूम किया है कि उसका डेल्टा एल कितना आया। हमें तो L2 मालूम करना था सर। डेल्टा एल क्या होता है सर? डेल्टा के साथ कुछ भी लिख दो, फाइनल माइनस इनिशियल उसका फॉर्मूला है। जैसे T2 माइनस T1, V2 माइनस V1, वैसे ही L2 माइनस L1। अब L2 मालूम करना है ना, L1 क्या हो रहा है? माइनस, तो वहां जाकर क्या होगा? प्लस। L2 क्या हो रहा है मेरे बच्चों? यहां पर माइनस, तो वहां जाके क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। अब L2 बराबर हो गया जो आपको सवाल में दिया गया था और जो आपने आंसर निकाला। तो आपका आंसर बनता है 0.002, बहुत सारे 066 m, जिसको अगर आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हो बेटा, तो आंसर आता है 2.000
6 ये वाली बात समझ में आई? ये न्यूमेरिकल समझ में आया? तो दूसरा न्यूमेरिकल भी समझ लिया हमने। अब आइए तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तीसरा न्यूमेरिकल, अनुषा मैं आपका सवाल नहीं समझा बेटा। तीसरा न्यूमेरिकल है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ एल्यूमिनियम स्फेयर of 0.4 मीटर रेडियस when it is heated from 0 to 100। साथ में लिखा हुआ है 2019, यानी लिखना अभी नहीं है, लिखना बाद में बेटा, अभी समझो। यानी 2019 में सेम सवाल आ गया। देखो सेम क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्टली यही चीजें इम्तिहान में पूछी जा रही हैं, तो क्यों ना हम इसी को सॉल्व कर लें अपने पास। अब इस सवाल में जो अहम चीजें हैं ना वो दो हैं। एक तो रेडियस दिया हुआ है। अब आओ सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। जब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, हम कहते हैं सर रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, हमने लिख दिया। T1 कितना है, हाँ बेटा ये इससे थोड़ा मुश्किल हो जाता है अनुषा, इसलिए मैंने उससे सॉल्व कराया। T1 कितना है 0, T2 कितना है 100, अल्फा कितना है। अब अल्फा है, बुक में बीटा नहीं दिया हुआ, बुक में अल्फा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 24 एक्सपोनेंट -6, यानी आपको पेपर वाले दिन भी जो चीज दी जाएगी वो चीज अल्फा होगी। अच्छा क्या मालूम करना है, डेल्टा वी। सर डेल्टा वी तो मालूम करना है, लेकिन जो फॉर्मूला है मेरे पास, वो फॉर्मूला के मुताबिक डेल्टा वी बराबर है बी वी डेल्टा टी के। सर ना तो वी दिया हुआ है और ना ही बी दिया हुआ है। ये मुझे पता है कि बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के। बीटा किसके बराबर होता है बच्चों, 3 अल्फा के। बीटा किसके बराबर होता है बच्चों, 3 अल्फा के। तो सर 3 को मल्टीप्लाई कर देना अल्फा से। तो जब आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा से, तो आपके पास आंसर आ जाता है 72 एक्सपोनेंट -6। मैं बहुत उम्मीद रख रहा हूं कि आप लोग कैलकुलेटर में साथ साथ इसको सॉल्व भी कर रहे हो और आपके आंसर्स भी आ रहे हैं। T1 0 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 273 प्लस कर देंगे। T2 100 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 273 प्लस कर देंगे। तो 273 और 373 आंसर आया। अब देखो सवाल में एक लफ्ज दिया हुआ था स्फेयर, बार बार सवाल पर ला रहा हूं मैं। क्या है सर, स्फेयर है। बोलो मेरे बच्चों क्या है, स्फेयर है। स्फेयर गोल चीज को कहते हैं। गोल चीज का वॉल्यूम मालूम करने का अपना एक फॉर्मूला होता है। कौन बताएगा वो फॉर्मूला, प्राइवेट चैट में बता दो अगर गलत याद है तो। 4/3 पाई आर क्यूब, क्या है मेरे बच्चों वो फॉर्मूला, वेरी गुड निमरा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सर हमने वो 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल किया और उसमें हमने वैल्यूज पुट की, 4/3 लिखा। देखो अलग अलग सॉल्व करवाया हुआ मैंने, ये मैंने अपनी जो फिजिकल क्लासेस है ना उसमें बच्चों को सॉल्व करा रहे हैं, तो उन्हीं की कॉपी से मैं ये ले लेकर आप लोगों को ऑनलाइन में इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.4 और क्यूब ले लेंगे। अलग अलग कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.267। और अलग अलग ही सॉल्व करना, आप लोग भी अभी सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या वाकई ये आंसर आ रहा है आप लोगों का। यही आ रहा है भाई 0.267 या 0.268, इसी के नजदीक कहां से मिल रहा है। तो जब हम इसको अलग अलग करके सॉल्व कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 0.267। अब जरा अपने फॉर्मूला में पुट कर दें इसको, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था सर, हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा वी इज इक्वल टू बी वी डेल्टा टी। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, सर बी की वैल्यू हमें दी गई है, अल्फा दिया हुआ था, बीटा में हमने खुद कन्वर्ट किया, 72 एक्सपोनेंट -6 बना। इसके बाद 0.26 आया, इसके बाद 100 आया। जब सॉल्व किया तो आपने आंसर क्या मिला बेटा आपको, 0.0019 मीटर क्यूब। तीनों सवाल समझ में आए। वेरी गुड।
या फिर बेटा बिल्कुल 1.296 एक्सपोनेंट -3। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? ये टेस्ट क्लास ही मेरी, मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग कितना अच्छा पिक करते हो। तो अगर इसी तरह से हम डेली 3-3 न्यूमेरिकल भी करेंगे तो बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ हमारे सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा मसला बच्चों को सेकेंड ईयर फिजिक्स 11.1 किया ना बेटा, ये रहा 11.1, पहला सवाल था, 2 पार्ट थे इसके। मैं रिकॉर्डिंग भी डालूंगा, वो देख लेना बेटा, ये रहा 11.1 का सॉल्यूशन। जी वो भी करेंगे हम। बस आप लोगों ने जो है ना, अब अपने पास इस बात को नोट कर लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस से ही आप लोगों को भरपूर तरीके से चीजें पढ़नी है। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक की सारी बात समझ में आई? थर्ड का आंसर ये रहा बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई बात नहीं बेटा कश्यप, मैं आप लोगों को ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप लोग अपने दोस्तों को जरूर भेजना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मुझे मैसेज करके बता रहे थे कि कुछ लाइट वाइट का भी प्रॉब्लम है कहीं पर, तो वो अगर उनको कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा उनको वॉइस नोट्स में समझा दूंगा। एक ही बात है बेटा निमरा, ये आंसर अगर आपका 1.9 एक्सपोनेंट 3 आ रहा है ना, तो ये पॉइंट यहां से मूव कर रहा है ना 1 2 3 मरतबा, तो 1.9 एक्सपोनेंट -3 भी आ सकता है। सेम बात है। ठीक है बेटा, तो अब मैं फिर क्लास ऑफ करता हूं, मैं इसको बस अब कन्वर्ट करके इसको लगा देता हूं। और अच्छा, अब मुझे एक और चीज आप लोग गाइड कीजिएगा कि जूम क्लास, मैं खैर आप लोगों से मैसेज पे टाइमिंग्स ले लूंगा कि कुछ डेज में अगर हम मॉर्निंग में रख लें, जैसे सैटरडेज हैं, अगर हम उसमें मॉर्निंग में क्लास रख दें तो उसकी क्या फिजिबिलिटी है, तो उस वक्त भी हम एक आध दिन शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह में मेरी यूनिवर्सिटीज नहीं होती हैं, सैटरडे को भी कॉलेज होता है, ठीक है कोई मसला नहीं है। तो ये वाली टाइम तो बहुत इजीली हम उसको रख सकते हैं। और संडे को फिर टेस्ट होगा, मैं कल टॉपिक बता देता हूं टेस्ट के ना, तो जो वीकली टेस्ट हमारा होता है वो मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों को टॉपिक बता दूंगा टेस्ट के लिए। तो ठीक है मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखना सब लोग।